हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए 6 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं हम फैक्ट शीट को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे उनको एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जो कि रोज होता है, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ध्यान से सेशन को एंड तक देखिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, दोनों जगह से कहीं भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 6 मई 2023 के डेली करंट अफेयर का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुझे लगा, इसीलिए इसे मैंने आपको पहले नंबर पर ही रख लिया है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आते हैं उनसे क्वेश्चन हमने अक्सर एग्जामों में देखे हैं। तो इस चक्रवाती तूफान का नाम है मोका। चक्रवाती तूफान मोका का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? ये तूफान देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि कहां पर आने वाला है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। हो सकता है इसका इफेक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिले, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में हो सकता है इस चक्रवाती तूफान का हमें इफेक्ट देखने को मिले, कहीं कहीं बारिश देखने को भी मिल सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में ये तूफान आने वाला है आगे चलकर, और इसका जो नाम है ये यमन के एक शहर मोका के नाम पर रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आंसर को कलेक्ट किया, यमन हो जाएगा। चक्रवाती तूफान मोका का नाम यमन के शहर मोका के नाम पर रखा गया है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा देखिए गुरुवार को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में 2023 के पहले चक्रवाती तूफान मोका का पूर्वानुमान लगाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यह 7 मई से लेकर 9 मई तक पूर्वी तट से आकर टकरा सकता है भारत में, ओडिशा राज्य में या फिर भारत के आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य में इससे बारिश होने की भी संभावना है। तो चक्रवाती तूफान मोका बंगाल की खाड़ी में आएगा। यह जो नाम है इस तूफान का यमन के शहर मोका के नाम पर सुझाया गया है। यह नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आदेश पर सुझाया गया है। देखिए नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा सुझाया गया है, लेकिन हम बात करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। भारत में मौसमी गतिविधियों का अध्ययन करने वाली या मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जिसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना देखिए 1844 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, इनको एक बार समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम में अक्सर देखे हैं। तो सभी फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड देखिए, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए नाम से आपको क्या समझ में आया कि ये महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ राशि दिए जाने के लिए योजना लाई गई होगी। इसे इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के नाम से जाना जाएगा और ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने देखिए महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत देखिए महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने वाले हैं। ऐसी एक योजना एमपी गवर्नमेंट के द्वारा भी लाई गई है, जिसे देखिए लाडली बहना योजना के नाम से जाना जाता है। एमपी गवर्नमेंट की लाडली बहना योजना के तहत राज्य की महिलाओं को, मतलब एमपी की महिलाओं को 1000 रुपए मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपए की मासिक राशि प्रदान की जाने वाली है। फैक्ट को याद रखिएगा, एमपी की भी योजना याद रखिए। देखिए स्टेट की जितनी भी योजना है पूछी जाती है तो आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम अदर स्कीम की बात करें तो देखिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, जो कि विद्यालयों के विकास से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा स्वस्थ बचपन योजना, सम्मान योजना और मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का एक राज्य है जिसकी कैपिटल शिमला है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है और मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू देखने को मिलते हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। त्योहार और महोत्सव से जो क्वेश्चन है किसी भी राज्य के, वो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी याद रखिए। और कल के सेशन में भी जब हमने फैक्ट शीट में महोत्सव को डिस्कस किया था तो चिथिराई महोत्सव के बारे में बात की थी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चिथिराई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? इजीली आप बता दोगे क्योंकि हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो महोत्सव है भारत के तमिलनाडु राज्य का महोत्सव है। देखिए, तमिलनाडु में भगवान विष्णु के एक अवतार पूजे जाते हैं जिनका नाम है कल्ल झागर। अब देखिए, तमिलनाडु में जो चिथिराई महोत्सव है ये भगवान कल्ल झागर को ही समर्पित है। चिथिराई महोत्सव तमिलनाडु के मदुरै में वेगई नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। भारत में शैव और वैष्णव धर्मी या शैव और वैष्णव पंथी जो लोग हैं वो इस महोत्सव को मनाते हैं। तमिल महीने चिथिराई के दौरान मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा है। भगवान कल्ला झागर के द्वारा देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के विवाह से संबंधित ये उत्सव है, जिसमें देखिए देवी मीनाक्षी के रूप में पार्वती है और सुंदरेश्वर के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। इन दोनों के विवाह के लिए भगवान कल्ला झगर अजगर कोयल की यात्रा करते हैं तमिलनाडु में। अब क्योंकि देवी मीनाक्षी भगवान कल्ला झगर की बहन है, इसीलिए भगवान कल्ला झगर देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी करवाना चाहते हैं। तो शिव पार्वती विवाह स्वरूप चिथिराई उत्सव जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, यह उत्सव किससे रिलेट करता है, किस प्रकार से मनाया जाता है, किसकी प्रथा से संबंधित है, सभी जानकारियां यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। तो उत्सव याद रखिए, चिथिराई उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। सारी लोकल प्रथा इससे संबंधित जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आगे देखिए, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एयरफोर्स के हाल ही में वाइस चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनाए गए हैं। इनके पहले देखिए वायुसेना के उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह थे। अब इनके स्थान पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। देखिए, एयर मार्शल दीक्षित जो हैं ये वायुसेना में आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे और इसके अलावा भारतीय वायुसेना में नई खरीद की देखरेख करना भी इनका मुख्य काम होगा। भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। 1950 से पहले भारत की एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद इसका नाम चेंज किया गया है। वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है और उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 कब मनाया गया? तो देखिए, वर्ल्ड अस्थमा डे जो है ये मई के पहले ट्यूसडे के दिन मनाया जाता है। इस बार मई का पहला ट्यूसडे 2 मई को आया था। हर साल मई के पहले मंगलवार को दुनिया भर में वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2023 में 2 मई को मनाया गया है। देखिए, डिसीज के बारे में आपने पहले से ही सुन रखा होगा, आप सभी जानते होंगे। अस्थमा जो है वो सांस से संबंधित एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी के बारे में वैश्विक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए और अस्थमा को पूरे विश्व से जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से हर साल देखिए मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डे पूरे वर्ल्ड में 1998 से मनाया जा रहा है। 2023 में अस्थमा केयर फॉर ऑल वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है। 2023 में कब मनाया गया? तो इसे 2 मई को मनाया गया है। क्लियर? अस्थमा डे के अलावा देखिए लास्ट सेशंस जो हमने डेली करंट अफेयर्स के लिए हैं वहां पर मई में जो डे आए थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, पर एक बार यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में 1 मई को मनाया जाता है, मजदूर दिवस भी बोलते हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। लास्ट के डेली करंट अफेयर्स के कुछ सेशन में मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो देखिए, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 को जारी किया है।
इसके अनुसार पूरे भारत में सबसे इनोवेटिव राज्य कर्नाटक राज्य है। यह सर्वे भारत के देखिए 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में शुरू किया गया था। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8000 से अधिक फर्मों को इस सर्वे में काउंट किया गया। इस सर्वे के अकॉर्डिंग कर्नाटक भारत का सबसे अधिक इनोवेशन वाला राज्य है। कर्नाटक राज्य में देखिए मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनोवेशन करने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक के बाद सेकेंड नंबर पर तेलंगाना का नाम आता है, थर्ड पर तमिलनाडु है, फोर्थ पर महाराष्ट्र है और 5वें नंबर पर हरियाणा है। अब पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तराखंड सबसे इनोवेटिव राज्य है भारत का, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये भारत की सबसे इनोवेटिव यूनियन टेरिटरी है। तो फुल स्टेट कर्नाटक है और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो ये दादर नगर हवेली, दमन और दीव है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित की जा रही है। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के सभी विदेश मंत्री सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक में देखिए मुख्य आकर्षण के जो केंद्र हैं वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी थे और चीनी विदेश मंत्री किन गेंग यहाँ पर उपस्थित हुए थे मीटिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने आकर्षण का केंद्र इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों देशों से भारत की बहुत प्रतिद्वंदिता है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो इनका आना बहुत ही मुश्किल था, पर ये आए, ठीक है। तो एससीओ के जितने भी विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक आयोजित की जा रही है भारत के गोवा राज्य में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को देखिए वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्रदान की गई है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की ये जो बैठक है इसकी थीम सिक्योर एससीओ रखी गई है। अब अगर हम इस संस्था की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संस्था का गठन 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत और पाकिस्तान 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे। 8 देश आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। 8 देश याद कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता दी गई थी। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है? तो देखिए हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, जिसके अनुसार गोवा राज्य में सर्वाधिक इंटरनेट की पहुंच है और भारत में सबसे कम इंटरनेट की पहुंच भारत के बिहार राज्य में है। यहाँ पर क्वेश्चन में सर्वाधिक पहुंच पूछी गई है तो ये भारत के गोवा राज्य में है। आंसर डी हो जाएगा। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि हमको याद रखना पड़े, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट की पहुंच या इंटरनेट का जाल किस राज्य में सबसे ज्यादा है ये याद रख लीजिए, गोवा राज्य में। और सबसे कम इंटरनेट की पहुंच कहां पर है ये याद रख लीजिए, तो ये है भारत के बिहार राज्य में। क्वेश्चन अगर आना होगा फ्रेंड्स तो यहीं से आएगा इस रिपोर्ट से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। आंसर भी हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये प्रणाली है क्या? तो देखिए ये एक बारकोड की तरह है फ्रेंड्स, जो कि वित्तीय लेन देन में संलग्न जो पार्टियां हैं उन्हें प्रदान की जाएगी। यह लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर देखिए कानूनी रूप से किसी इकाई या संस्था की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए बाजारों या न्यायालयों में उपयोग में लाई जाने वाली है। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को हाल ही में सेबी के द्वारा जारी किया गया है वित्तीय लेन देन में संलग्न संस्थाओं के लिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लाइब्रेंथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ये प्रसिद्ध पत्रकार मनोज मिट्टा के द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। ये जो बुक है
ये 1850 के कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट पर आधारित है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। यह पुस्तक देखिए स्वतंत्र भारत में जाति को लेकर जारी बहस, जाति विरोधी सक्रियता के कई अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तो बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लाइब्रेंथ ऑफ लॉ मनोज मिट्टा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 6 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम फैक्ट शीट में अप्रैल माह के सभी प्रमुख सम्मान जो कि अप्रैल माह में दिए गए हैं उन्हें एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पहला देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2023 में गायिका आशा भोसले को दिया गया है। मेलकम आदिस एशिया पुरस्कार 2023 में उत्साह पटनायक को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार कुमार मंगलम बिल्ला को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। पोलैंड के सबसे उच्च सम्मान व्हाइट ईगल अवार्ड से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में आलिया मीर को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 में नीली बेंदापुरी को दिया गया है। इसके अलावा संतोकबा मानववादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया। जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अप्रैल मंथ का एक और इम्पोर्टेंट सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता चुनी गई है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में जितने भी सम्मान दिए गए हैं, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब आइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने 5 मई 2023 के करंट अफेयर्स के रूप में पढ़े थे। सबसे पहला देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों की लिस्ट में भारत 161वें स्थान पर था। पंडित रामकिशन को नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हैं। विवाद से विश्वास राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो विवाद से विश्वास राहत योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे आ जाइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एकता हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई? तो एकता हार्बर बंदरगाह मालदीव में बनाया जाने वाला है, जिसकी आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी है। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेड इन इंडिया नाम की पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई मूल के व्यक्ति अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अरेबियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अरेबियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जा रहा है। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? गीता कार्मिकुला बीमा योजना, जो कि ताड़ी निकालने वाले कामगारों के लिए लाई गई है, तेलंगाना राज्य की योजना है। लास्ट देखिए, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना? तो भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF जिला केरल राज्य का वायनाड जिला बन गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 5 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई नंदिनी गुप्ता किस राज्य से संबंधित है? अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो इजीली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर्स में नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।